अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनकी फुल कोर्ट समाअत हुई, बराह रास्त दिखाई गई। हमने गुज़श्ता समाअत पे भी देखा कि ये एक नई रिवायत कायम हुई और आज भी हमने उसकी झलक देखी और बड़ा कुछ हमें सीखने को भी मिलता है इससे। और जो जजेस सवाल कर रहे होते हैं, अपने रुझानात या फिर अपनी कुछ सवालात हैं उनको क्लियर कर रहे होते हैं, दलाइल जो दिए जा रहे होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग और इनको हम आज भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगले हफ्ते अगली पीर तक इस केस को मुलतवी कर दिया गया। गो के कहा गया था कि कोशिश यही होगी कि आज दलाइल मुकम्मल करके इसके ऊपर इस केस को निपटा दिया जाए, लेकिन वो हो ना सका तो अगले पीर को फिर समाअत होगी। बट आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई या बड़े इंटरेस्टिंग दलाइल भी सामने आए और फिर जजेस की जो ऑब्जर्वेशन थी इससे मुतल्लिक और जो सवाल उन्होंने उठाए वो बड़े दिलचस्प। इसी के ऊपर हम डिबेट करेंगे। ना सिर्फ ये कानूनी नुक्ता जिसके ऊपर आज जजेस ने भी बहुत से सवालात किए, अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको क्लियर भी किया कि क्या ये जो कानून है अदलिया के रूल से मुतल्लिक ये बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को है या नहीं है, या फिर कानून साजी इस मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। इसके ऊपर सवाल हुआ। बल्कि अदलिया की आज़ादी, कानून साजी और स्पेसिफिकली इस कानून साजी से क्या इफ़ेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर मज़ीद अदलिया को एम्पावर और चीफ जस्टिस या फ़र्द वाहिद से इख्तियार लेके बांटा गया है और ये बेहतरी के लिए है। इस चीज़ के ऊपर भी बहुत सैर हासिल गुफ्तगू और बहस हुई। इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारा बुनियादी सवाल इसके लिए कुछ यूँ है कि पार्लियामेंट की कानून साजी या अदालती फ़ैसले किसको फ़ौक़ियत देनी चाहिए। हमें ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, एजाज़ सैयद साहब और इरशाद भट्टी साहब भी इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं। रीमा, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी, अदलिया की आज़ादी के ऊपर तो हम बात करते ही हैं, बट ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने आज आया है जहाँ पर जजेस अपने सवालात क्लियर कर रहे थे, अपने रुझानात क्लियर कर रहे थे और उस दौरान ये इंटरेस्टिंग डिबेट हुई कि अगर मुंतखब नुमाइंदे कानून साजी कर देते हैं, कानून बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेट्स से इस स्पेसिफिक केस में, तो क्या वो उसको फ़ौक़ियत मिलेगी, वो मुकद्दम होगा, या फिर अगर पॉइंट ऑफ लॉ पर वो कानून साजी चैलेंज की जाती है तो अदालती नज़ायर और रिवायात की रोशनी में जो इंटरप्रिटेशन है उससे पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है और उसको दुरुस्त माना जाना चाहिए। जी शुक्रिया अलीना। मैं इतनी टेक्निकल गुफ्तगू में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स के लिए जो अहम मामला है इसका, जो मेरा ख्याल है इन सब प्रोसीडिंग्स का जो सब आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं उनका जो निचोड़ है, जो समरी है, वो है अदलिया की आज़ादी। कि अदलिया की आज़ादी किस तरह इंश्योर हो सकती है पाकिस्तान में। अब अदलिया की आज़ादी जो है उसकी बहुत दिलचस्प तारीख है अलीना, कि इनिशियली बहुत अरसा पहले हुकूमत जो है उसका एक हिस्सा समझा जाता था अदलिया को। जैसे जब जहाँ पे बादशाहत थी वहाँ बादशाह के साथ ही बैठे होते थे जजेस और वो फैसला करते थे, वो उन्हीं के किंग से डिराइव करते थे वो अपनी अथॉरिटी। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जब जमहूरी निज़ाम जो है वो बनना शुरू हुए तो बहुत अहम समझा गया कि अदलिया को हुकूमत से, एग्जीक्यूटिव से अलहदा करना है, सेपरेट करना है अदलिया को एग्जीक्यूटिव से। इसलिए हमने एक पूरी मूवमेंट देखी और कानून साजी हुई बहुत से ममालिक में, बहुत से जो मुल्कों के आइन हैं उनमें डाला गया कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है, और वो है इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान में मेरी नज़र में बहुत हद तक वो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस मौजूद है। आपकी अदलिया जो है उसके आला अदलिया, उसके जो जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, उन्हें आप निकाल नहीं सकते अनलेस बहुत ग्रेव मिसकॉन्डक्ट हो। वो भी अदलिया ही डिसाइड करती है कि मिसकॉन्डक्ट है या नहीं। उनकी अपॉइंटमेंट्स भी बाय एंड लार्ज अदलिया ही कंट्रोल करती है। तो वो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस अदलिया के पास है। अब दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अदलिया की आज़ादी को अदलिया के अंदर से भी क्या एक हर्डल या क्या एक चैलेंज पेश आ रहा है? क्या अदलिया इंटरनली महफूज है इन्फ्रिंजमेंट से, इंटरफेरेंस से? और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये सवाल इस वक्त ज्यादा अहम है। बैनुल अक़वामी तौर पे भी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं कि किसी एक फर्द में इतने इख्तियारात अदलिया में ही नहीं दे देने चाहिए कि वो फैसला करें कि अदलिया जो है वो केसेस
कब सुनेगी, कौन से केसेस सुनेगी, कौन सा बेंच सुनेगी, वो बेंच जो है वो कब सुनेगा, ये सब फैसले जो हैं जितना ज्यादा डाइल्यूट हो सकें पावर में उतना बेहतर है। अब ये बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं अदलिया की आज़ादी पे, तो मुझे हैरत होती है कि हमारे जो जजेस हैं ये अभी भी उस आउटडेटेड कॉन्सेप्ट में कुछ जजेस स्टक हैं कि वो उनको लगता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी करती है अदलिया के अफेयर्स में वो अदलिया की इंडिपेंडेंस पे अटैक है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि क्योंकि अदलिया में चीफ जस्टिस को खास तौर पे जजेस ने खुद, अदलिया ने खुद, चीफ जस्टिस ने खुद इतना एम्पावर कर दिया कि इस वक्त अगर इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी पे कोई चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज मेरी नज़र में वो अदलिया के अंदर से आ रहा है। और अब ये सवाल उठता है कि किसकी जिम्मेदारी है कि अदलिया को आज़ाद बनाया जाए। अलीना, अदलिया की आज़ादी क्यों ज़रूरी है? अदलिया की आज़ादी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं है, हमारा आइन उसे इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एक आज़ाद अदलिया इंसानी हुकूक की बेहतर प्रोटेक्शन कर सकती है, वो एक्सेस टू जस्टिस बेहतर तरह से कर सकती है प्रोवाइड, वो जस्टिस डिस्पेंस बेहतर तरह से कर सकती है। तो अब आपने ये देखना है कि ये पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अदलिया को इंडिपेंडेंट करना है। तो अगर पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए अदलिया की कुछ इख्तियारात जो चीफ जस्टिस को दिए गए थे उन्हें बाकी जजेस में कुछ 3 जजेस की कमिटी में देती है, तो ये अदलिया की आज़ादी को स्ट्रेंथन करना है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग इसको अदलिया की आज़ादी पे अटैक किस बेसिस पे कह रहे हैं। कल को अगर कोई और कानून बनता है जो सच में अदलिया की आज़ादी पे अटैक है, हो सकता है, हम इमेजिन कर सकते हैं इस तरह के सिनारियोस, तो वो स्ट्राइक डाउन हो सकता है क्योंकि वो इंसानी हुकूक के, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ होगा। इस कानून को अगर आप देखें, ये तो अदलिया की आज़ादी को स्ट्रेंथन कर रहा है इंस्टीट्यूशनली और इंटरनली, क्योंकि चीफ जस्टिस की जो डिक्टेटोरियल पावर्स हैं वो उनको कम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को बाय एंड लार्ज एम्पावर कर रहा है। तो इसमें मसला क्या है? मेरा तो ये सवाल बनता है कि अदलिया की आज़ादी को वेपनाइज नहीं करना चाहिए, इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए कि कुछ भी अगर अदलिया के ऊपर कानून साजी भी ना हो, बहस भी ना हो, क्योंकि अदलिया की आज़ादी को इस्तेमाल करके आप कंटेम्प्ट ऑफ पावर्स का इस्तेमाल करके बहस भी रोक सकते हैं, आप पार्लियामेंट को कानून साजी से भी रोक सकते हैं, आप पार्लियामेंट्री कमेटी को अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने से भी रोक सकते हैं। ये गलत है, ये रिवायत ही गलत है। और मेरा ख्याल है हमारे जजेस को अब अदलिया की आज़ादी दुनिया भर में किस तरह उसको समझा जा रहा है, थोड़ा उससे अपडेट होने की ज़रूरत है। और कुछ जजेस हैं, अतर मिनला चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने अपने कुछ ओपिनियंस में इस पे बात भी की है, जो मेरी नज़र में बहुत बड़ी एक बात है कि अदलिया के अंदर से भी ये आवाज़ अब आ रही है। अच्छा रीमा, ये ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा, जैसे आपने कहा इसके ऊपर एक ये राय भी सामने आई जजेस की जानिब से कि क्या इस तरह से रूल्स अदालत के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के बनाना पार्लियामेंट को उस इंस्टीट्यूशन में दखल अंदाजी करने का लाइसेंस नहीं दे देगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ये डिक्टेट कर रही है कि कितने चीफ जस्टिस का इख्तियार या बेंचेस बनाने का इख्तियार या केसेस फिक्स करने का इख्तियार इतने जजेस करेंगे, इतने नहीं, तो ये चीज़ फिर आने वाली जो पार्लियामेंट होगी वो उसको समझते हुए फिर चेंज कर सकती है और मामले को ज़रा गुंजलक कर देगा, एज अपोज टू अगर ये मामला इंस्टीट्यूशन खुद अपने अंदर सॉल्व करे तो अपनी वर्किंग्स को देखते हुए वो बेहतर रूल्स बना सकते हैं। अलीना, 2 सवाल हैं आपके, मैं ट्राई एंड कीप द आंसर्स शॉर्ट। पहला सवाल, मेरी नज़र में ये प्रोसीजरल अदालत का मामला नहीं है, ये राइट टू फेयर ट्रायल का मामला है। दुनिया में बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो कहती हैं पार्लियामेंट फैसला करेगी कि केसेस किस तरह एलोकेट होने हैं। यूरोप में कई ममालिक हैं जिसमें पार्लियामेंट जो है उन्होंने कानून साजी की हुई है कि साल के शुरू में डिसाइड हो जाएगा कि केसेस किस तरह एलोकेट होंगे बेंचेस को। तो इसको आप एक अदालत का प्रोसीजरल मामला नहीं कह सकते, ये राइट टू फेयर ट्रायल का मामला है और इसको दुनिया भर में कहा जाता है राइट टू अ लॉफुल जज, राइट टू अ नेचुरल जज, उसका मामला है। तो ये माजरत के साथ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करना। दूसरा आपका सवाल, कल को पार्लियामेंट, अलीना कल को पार्लियामेंट जो करेगी
तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। कोई इस पे एतराज नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है। सवाल ये है, क्या आज का जो कानून सुप्रीम कोर्ट इस वक्त देख रही है, क्या वो अदलिया की आज़ादी पे इम्पीड करता है, अटैक करता है या नहीं? दूसरी तरफ अगर आप कह रही हैं पार्लियामेंट ये करेगी, फिर आप ये भी कह सकती हैं कल को सुप्रीम कोर्ट बैठ के सब इख्तियारात चीफ जस्टिस को दे दे, क्या वो भी ठीक है? सुप्रीम कोर्ट खुद अपने प्रोसीजर्स जिस मर्जी तरह तय कर ले, क्या वो भी ठीक होगा? सो कहीं बैलेंस की जरूरत है और एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में नहीं, इस वक्त क्या कानून कहता है उसको देखने की जरूरत है। कल पार्लियामेंट कोई और कानून बनाएगी, उसको अदलिया देख सकती है, उसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल इशू है। ठीक है फखर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मैं एक तो अग्री करूंगा जो रीमा उमर साहिबा ने कहा है कि इसमें जो कानून के हवाले से बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं जो रेज़ होते हैं। एक तो ये है कि क्या ये जो कानून है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की इसमें खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इससे जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं वो कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये क्वेश्चन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी पूछा जो लॉयर्स थे उनसे। तो इसके जो बुनियादी तौर पे ये जो दो सवाल हैं, इसमें अगर आप ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल को पढ़ें तो इसमें टोटल जो 7 सेक्शंस हैं। इसमें जो सेक्शन 3 है वो है कि कमेटी के सामने आर्टिकल 184(3) के तहत जो है ये मैटर रखा जाएगा। वो डिसाइड करेगी कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस से रेलिवेंट है या नहीं। तो उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेके एक जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। जो सेक्शन 4 है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी कि 5 जो कम से कम 5 रुकनी जो जजेस हैं वो इसकी इंटरप्रिटेशन करें आइन की। इसी तरह जो इसका सेक्शन 5 है वो आर्टिकल 184 तहत के तहत जितने भी मुकदमात हैं उसमें राइट टू अपील का जो डिसाइड करने के हवाले से है। अब ये अगर आप इसका जो इनिशियल पैराग्राफ है उसको देखें तो उसमें जो आर्टिकल 10A का भी उन्होंने बताया राइट ऑफ जो फेयर ट्रायल है उसके और उसके साथ साथ जो आर्टिकल 4 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। उसी तरह आर्टिकल 25 है जिसमें राइट ऑफ अपील इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है। तो ये इन्होंने इसको एड्रेस करके ये मेरा नहीं ख्याल कि जो अदालत के जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि ये जो अदालत की उसके ऊपर पार्लियामेंट अजारादारी कायम कर रही है या ये मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके ऊपर क्वेश्चन रेज़ होता है। लेकिन एक जो क्वेश्चन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज रेज़ किया है वो सेक्शन 7 के हवाले से है जिसमें इंटरिम रिलीफ इन 14 डेज़ के हवाले से, जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये क्वेश्चन एक रेज़ किया कि क्या पार्लियामेंट ये जो सुप्रीम कोर्ट की निटी ग्रिटी जो हैं उसमें इंटरफेयर कर सकती है या नहीं। मेरा ख्याल है एक ये जो क्वेश्चन है ये वैलिड है। अदरवाइज़ बाकी इसके जितने भी सेक्शंस हैं उसको देखा जाए तो ये कहीं भी मुझे नहीं लगता कि इससे जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो कम हो रही हैं या नहीं हो रही। दूसरा जो सवाल है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो अदलिया है वो है। जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के हवाले से भी अगर आप देखें तो आर्टिकल जो 239 के तहत कोई भी जो आइनी तरमीम है उसको ना कोई भी अदालत स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। इसी तरह अगर आप देखें तो जो आर्टिकल 203 की जो सब क्लॉज डी है और जी है, ये रिसेंट अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, मखदूम अली ख़ान ने जो नैब लॉ की अमेंडमेंट थी ये जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो उसमें मखदूम अली ख़ान साहब ने ये जो दलाइल देते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उन्हें ये कहा कि मेरे नज़दीक तो ये केस बनता ही नहीं है क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो उसका राइट है लेजिस्लेशन के हवाले से, और अगर कोई आर्टिकल 8 की कोई इसमें खिलाफ वर्जी हो रही है जो कि बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी शहरी के वो वायलेट हो रहे हों, या फिर जो आर्टिकल 227 है जिसमें इस्लामिक जो टीचिंग के हवाले से जो भी कवानीन हों उनके मुताबिक हों, तो उसकी अगर कोई खिलाफ वर्जी हो रही हो तो उनको चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज़ कोई भी जो अदालत है वो उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है लेजिस्लेट करने का, और अगर हाँ कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ब्लेटेंट कोई ऐसी आ रही हो वायलेशन जो कि उनके जो पावर्स हैं कर्टेल किए जा रहे हैं, तो तब तो बनता था। ये क्वेश्चन तमाम वकला से भी पूछा गया, कोई भी मेरे ख्याल में इसका जवाब नहीं दे पाया कि क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम हो रहे हैं या इसमें चीफ जस्टिस के अख्तियारात कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब का मौक़िफ़ शामिल करेंगे उसके बाद आफ्टर ब्रेक।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो आज समाअत हुई उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप हमेशा से समझते रहे हैं कि ये जो कानून साजी हुई है ये दुरुस्त नहीं थी। आज जो वकला थे जिन्होंने इसके खिलाफ दलाइल दिए, आप समझते हैं उन्होंने अदालत को मुतमईन किया, या आप भी उनके दलाइल से मुतमईन नहीं थे या थे? मैडम शेख, पहली बात है कि फुल कोर्ट बैठा हुआ है। अगर चीफ जस्टिस फायज़ ईसा काजी और जजेस की अक्सरियत ये समझती है कि चीफ जस्टिस के पास आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं होना चाहिए, खसूसी बेंचों का इख्तियार नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, जैसे उनकी मर्ज़ी। अगर फायज़ ईसा काजी साहब को अपने चीफ जस्टिस साहब को अपने इख्तियारात शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे क्या हो सकती है। अगर फायज़ ईसा काजी साहब और जज साहबान की अक्सरियत में ये कानून साजी, ये जो पूरा पैकेज है, एक कानून नहीं है कि आज खुद नोटिस है और जज बेंच है, फिर उसमें नवाज शरीफ साहब इंडक्ट हो जाते हैं नाहली, फिर अपील, फिर वो सारा ये सारा जो एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ये अगर सारा ठीक है, आईनी है, कानूनी है, तो ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम है उनका फैसला जो भी आए, मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये एक हकीकत है मैडम शेख कि ये एक अधूरी और जाली पार्लियामेंट ने जो 15 माह में कानून साजियों की फैक्ट्री बन गई थी, और जिन लोगों ने कानून पास कर रहे थे उन्होंने कानून पढ़े भी नहीं थे, और उन लोगों ने ये कानून साजी की। ये एक हकीकत है मैडम शेख, और मुझे ये एतराज़ है कि ये ज़ाती मफादों और ज़ाती अनादों भरी कानून साजी है मैडम शेख। मुझे इसलिए एतराज़ है कि, और ये हकीकत है कि इस कानून साजी के पीछे बदनीयती है, और वो बदनीयती क्या थी और वो टाइमिंग क्या थी, वो ये थी कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज खुद नोटिस पर 2 सूबों का इलेक्शन का मामला उठाया हुआ था, और वो कह रहे थे 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो उस वक़्त ये सारा कुछ याद आ गया और ये सारी कानून साजी हुई, और इसलिए भी बदनीति है इस कानून साजी के पीछे कि इसमें आखिरी 5 मिनट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी डाला गया, और फिर ये सारा एक पैकेज बनाकर भेजा गया। और जो कुछ कानून साजी से, लेकिन ये जो कानून बनाया गया है, एक सिर्फ कंप्लीट अगर कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-4 जुमले। तो अगर मैडम शेख के ये फॉर एग्ज़ाम्पल के ये उस पूरे 14-15 महीनों को देखें जो मुहिम चली सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई, जिस तरह जजेस के किरदार, कंडक्ट और घर पर बात गई, जिस तरह खड़े होकर कहा गया कि तुझे भी हम तोहीने पार्लियामेंट में बुला लेंगे इस्तेकाक कमेटी में, जो जितना चाहे जोर लगाना है लगा लो, तुम साजिशी वाला कार और मुतस्सब हो, तो उसमें ये समझ आती है मैडम शेख। अब बात ये है कि इसी पार्लियामेंट ने नैब तरमीम भी की, आप मान लेंगी अगर दिल पे हाथ रख के कि ये बहुत अच्छी तरमीम थी। अच्छा, इसी पार्लियामेंट को अगर आप कोई ज़ाती फ़ायदों और ज़ाती नुकसानात से बचने के लिए कोई कानून साजी कर आप जस्टिफाई करेंगी मैडम शेख। पार्लियामेंट सुप्रीम है, बहस ये हो रही है, और पार्लियामेंट कानून साजी का हक रखती है। पार्लियामेंट सुप्रीम तब होती है मैडम शेख जब वो आइन और अपने हदूद और अपनी सारों के ताबे हो, जब वो मुल्की मफाद के ताबे हो, जब ज़ाती मफादों और अनादों से दूर हो, जब उसकी कानून साजी जहाँ आइनी तौर पे भी ठीक हो, वहाँ असूल, मंतक और अखलाकियात उनकी बुनियादें हों। पार्लियामेंट क्या कानून साजी का इख्तियार रखती है। सिर्फ आखिरी जो पॉइंट है, सब जानते हैं मैडम शेख के जहाज़ जो है पायलट उड़ाता है, लेकिन अगर उस पायलट के सर पर बंदूक रख कर उसको लेकर पूरों को लेके जहाज़ को लेके किसी और मंजिल पर पहुंच जाए, तो हम ये मारेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पायलट जो है जिसका जहाज़ उड़ाना इस्तेकाक है वो सही मंजिल पे पहुंचा है। अगर आप किसी जज के बारे में ये पहले जानते हैं कि वो आपके अगेंस्ट फैसला करेगा तो आप उधर जाएंगे। मैडम शेख चीफ जस्टिस मुनीर भी हुआ करते थे, वो भी चीफ जस्टिस थे, आज आप उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। जस्टिस कयूम साहब ने भी फैसले दिए, आज आप उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। मैडम शेख, जो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट हाई जैक्ड है, ये वो पार्लियामेंट नहीं है जिसकी हम तारीफें कर रहे हैं कि वो सुप्रीम होती है तो कानून साजी का हक होती है। मुझे ये बता दे भट्टी साहब, मुझे ये बता दे पार्लियामेंट को जांचने का, चले मैं 2 मिनट के लिए आपके आर्गुमेंट पे बिलीव करके, पैमाना क्या है? पार्लियामेंट को जांचा कैसे जाए आपके मुताबिक अच्छी सच्ची पार्लियामेंट? मैं अल्लाह आपका भला करे।
जब परवेज मुशर्रफ को बावर्दी सदर बना रहे थे तो जायद अहमद साहब और दानियाल अजीज उसी पार्लियामेंट में खड़े हुए थे, और जब नवाज शरीफ साहब को एल बना रहे थे, जब नायल हुए, तो उस वक्त भी जायद अहमद और दानियाल अजीज खड़े थे। ये किसका काम है? नहीं, और नहीं जा रहे। आपने कहा मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूं मैडम शेख, मैं पार्लियामेंट में, कहीं और नहीं जाए वो। अच्छा, पार्लियामेंट, अच्छी पार्लियामेंट वो होती है जब जनाबे स्पीकर के बाद वो इत्तेसाब करती मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। अच्छी पार्लियामेंट वो होती है कि जब 6-6 महीने, साल एक प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तो उस वक्त वो उसके सामने खड़े हो जाती। अच्छी पार्लियामेंट ये होती है कि उसके मेंबर जो बैठे हुए हैं उनको कम से कम वो कानून पढ़ लेना चाहिए जो वो पास कर रहे हैं। अच्छी पार्लियामेंट वो होती है जो हमसे जुड़ी हुई है। अब मुझे बताएं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इलेक्ट होके आ गए, अब जो अच्छे पार्लियामेंटेरियंस या आपके मुताबिक जो बुरे पार्लियामेंटेरियंस हैं, कौन जांचेगा उनको और कैसे अपना फैसला देगा उनके मुतालिक? क्या ये आवाम का काम नहीं है मैडम शेख कि जब वो इलेक्शंस में जाएंगे, जब इलेक्शंस में जाएंगे तो आवाम उनसे हिसाब कर लेगी कि भाई आपने कानून बनाया, हमें अच्छा नहीं लगा, भाई आपने ये किया 3.5 साल पार्लियामेंट में, हमें अच्छा नहीं लगा। मैडम शेख, आप ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपकी एक एडिटोरियल कमेटी भी होगी। अब मुझे ये इख्तियार है कि मैं तजिया निगार हूँ और मैं इधर बैठा हूँ और माइक मेरे सामने है, तो मैं जो चाहे कर दूँ। अब रोज़ अपने भाई, अपने बाप, अपने चाचा, अपने मामा, अपने ताए की ख्वाहिशों की तकमील के लिए इधर बैठा रहूँ? मेरे भी तो कुछ होंगे ना, मुझे हक है बोलने का, तो लेकिन वो हक कितना आगे तो जाता है, क्या होता है मैडम शेख। और दूसरी बात है कि लोग अच्छे बुरों की बात नहीं, अपनी राय के मुताबिक, पार्लियामेंट ने अपनी समझ के मुताबिक एक कानून बनाया है, तो उसी को जांचने के लिए बैठे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि क्या है, क्या समझ के मुताबिक नहीं बनाया ना। आप ऐसे कैसे? ये पार्लियामेंट की समझ नहीं है। अच्छा, ये पार्लियामेंट की बदनीति है। ये कैसे? ये बदनीति है। ये इसलिए कह सकता हूं कि इससे ये कब बनाया गया, किसके खिलाफ बनाया गया, किसको फायदा हुआ। अब इसमें ये बच्चे को भी पता चल जाता है, पता नहीं हमें क्यों नहीं पता चल रहा, और हम अभी भी इस पार्लियामेंट जाली और अधूरी को सुप्रीम समझते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ है। वैसे तो हम नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल भी कर ही रहे हैं ना। ठीक है, तो सर आप होंगे सबसे पहले, आपने 3 दिन की छुट्टी मांगी है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज़ाद सैयद साहब, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? इरशाद भाई जो है ना, बड़े जज्बाती आदमी है। मैं इनकी नीयत जज नहीं करता, जिस तरह ये पार्लियामेंट की नीयत जज कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि मैं इनकी नीयत जज करूं, लेकिन मैं इनसे बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा। इरशाद भाई ने एक ही सांस में पार्लियामेंट को बदनीयत भी कहा, लूली भी कहा, लंगड़ी भी और जाली भी कहा। वैसे पार्लियामेंट के नए कानून के मुताबिक इन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है। मैं नहीं चाहूंगा मौजूद नहीं है। एक और दूसरा, जिस पार्लियामेंट, सिर्फ जिस पार्लियामेंट ने कानून साजी की है उसमें जो बैठे हुए थे वही इसको जाली कहते थे। मैं तो उनकी बातों को मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात यह है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, खुल के कह देना जी एजाज। मैं अर्ज ये है, कोई बात नहीं, पहला बंदा मैं ही हूँगा। अर्ज ये है, पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो तो वोट लेकर आए हैं। इरशाद भट्टी साहब और मैं तो वोट लेकर नहीं आए, वो तो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं और इरशाद भट्टी साहब विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक बात। दूसरी बात मैं अर्ज ये करूंगा कि इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि जी पार्लियामेंट तो होती जाली है। मैं इरशाद भट्टी साहब से बसद एहतराम सवाल करूंगा 2-3। जनाब, जब 12 अक्टूबर 1999 पर मुल्क पर कब्जा हो गया था और 2002 में आपने फैसला किया था कि हम मुल्क में आधी जमहूरियत लेके आएंगे, तो आप मुल्क में आधी जमहूरियत लेकर आए और आपने एक पूरा लैंडस्केप बनाया, अपनी मन मर्जी की पार्लियामेंट सेलेक्ट की और उसकी गवर्नमेंट बनाई। 2008 में जब आपने इलेक्शन करवाए तो 2008 में इलेक्शन करवाने से पहले आपने पहले जाके पीपल्स पार्टी से और बेनज़ीर भुट्टो से जाके मुलाकातें की और मुलाकातें करके अपनी मन मर्जी की बातें मनवाई और फिर कहा कि आपको पाकिस्तान आने की इजाज़त है। नतीजा क्या निकला? बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई और पार्लियामेंट जो आई जैसे आई वजूद, उसके बावजूद सियासतदान जो है वो कोशिश करते रहे। आपने 2013 में पहले नून लीग से शराइत ली कि आपने ये नो गो एरियाज़ हैं, उन शराइत को तय करने के बाद आपने इलेक्शन करवाए, वो पावर में आ गए और फिर उनके खिलाफ धरना लेकर आ गए। 2018 में आपने अपने मन मर्जी का पसंदीदा एक बुत तश्कील दिया हुआ था जिसको आप लेकर आए, आपने आरटीएस बिठा दिया
उसी पार्लियामेंट में बैठ के, और फिर आपकी उससे भी लड़ाई हो गई, और फिर आप बैठकर गाली देते हैं पार्लियामेंट को। पहली बात तो यह है कि क्या आपने फेयरली कभी पार्लियामेंट को आने भी दिया है? क्या आपने इस मुल्क में कभी जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर आने भी दिया है? जवाब है नहीं। अब आप नीयत की बात करते हैं, मैं बिल्कुल इरशाद भाई की जो बात है इस हद तक ठीक है। अब आपको मैं पड़ोसी मुल्क का एक हवाला देने लगा हूं। भारत में पार्लियामेंट ने कश्मीर के हवाले से 370 को, आपको पता है कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत अपना हिस्सा बना लिया। अब उसके ऊपर चैलेंज किसने किया? कपिल सिब्बल ने चैलेंज कर दिया। और ये कौन है सिब्बल साहब? सिब्बल साहब हीरा लाल सिब्बल के बेटे हैं, रिनाउंड लॉयर है, रिनाउंड कानूनदान है। और हीरा लाल सिब्बल कौन है? इनके वालिद की भी बात करूंगा कि जिन्होंने सादत हसन मंटो और असमत चुगताई को डिफेंस दिया था जब उनके खिलाफ केसेस हुए थे। अब कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट उनका यह है कि जो पार्लियामेंट है वो आइन की जो बेसिक चीजें हैं, इनके कश्मीर आइन में ये तय है कि एक मुतनाज़ा इलाका है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो जज साहिबान है वो केस सुन रहे हैं और पूरी दुनिया सुन रही है, वो देख रहे हैं। मामला वहां पर नीयत का नहीं है, वहां पर बैठ के जजेस की नीयत को भी नहीं देखा जाता और पार्लियामेंट की नीयत को भी नहीं देखा जाता। लोग जाके पार्लियामेंट को भी जाके चैलेंज कर लेते हैं जजेस के सामने, और जजेस भी पार्लियामेंट की कानून साजी जो बनाई थी पार्लियामेंट ने, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जजेस को अपॉइंट करने का कानून बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन वहां की जो अदलिया है वो पार्लियामेंट को तौहीन नहीं करती। जब वहां पर डिक्टेटरशिप आ जाए तो उस डिक्टेटरशिप को वहां की अदलिया पीसीओ के हलफ लेकर उस डिक्टेटरशिप को तौसीक नहीं करती। वहां पर हमारे यहाँ अदलिया क्या करती रही है? आज तो काजी फायज ईसा है, आप जरा पीछे के चीफ जस्टिस साहिबान तमाम देख लें, वो पार्लियामेंट के सामने एक शीशा पिलाई हुई दीवार बने रहे और उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट हमें नजर आती थी। जब पहले तो 58(2)B का चैलेंज था जो सदर के जरिए आता था, जब वो चैलेंज 58(2)B का खत्म हो गया तो आपको पता है बराह रास्त 12 अक्टूबर 99 को आ गए, वो इस्टेब्लिशमेंट वाले आ गए। और फिर जब वो पीछे गए तो फिर अदलिया आ गई और अदलिया प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजने लग पड़ी। मसला यहां पर नीयत का है। मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट ने जो भी कानून साजी की है, मैं उस पार्लियामेंट की बाकी जो कानून साजी है उसके ऊपर मैं जरूर सवाल करूंगा। इस हवाले से कानून साजी के ऊपर मैं सवाल नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि जो अदलिया एक डिबेट कर रही है और बड़ी अच्छी और सेहत अफजा डिबेट कर रही है, इस डिबेट को एंड हो लेने दे। मेरा यह ख्याल है कि अदलिया के अंदर से भी ये आवाजें आ रही हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। और इस मुल्क में मसला क्या बना? इस मुल्क में मसला यह बना कि आपने पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं माना। इस मुल्क में मसला यह बना कि आपने कुछ और लोगों और कुछ और इदारों को, चाहे वो अदलिया है चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको सुप्रीम माना और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे। मैडम शेख, एक सिर्फ 2 जुमले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एजाज का कि उन्होंने मान लिया कि इस मुल्क में असली पार्लियामेंट को आने ही नहीं दिया गया, मतलब ये जाली पार्लियामेंट है। और मान लिया मेरे भाई ने कि मसला नीयत का है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, तो यही तो मैं कह रहा था बदनीति है। तीसरी बात यह कि मैं उनकी नीयत कैसे जज कर रहा हूँ। मैं नीयत इसलिए जज कर रहा हूँ कि हम तीनों बैठे हुए, मैं, एजाज और फ़खर, हम एक दूसरे के बारे में नीयत नहीं जज कर सकते कि हम किसके बारे में अच्छे हैं। लेकिन अगर कल एक कानून पास हो जाए कि जिसमें दोनों भाई मिल के तो मुझे कहें कि ये इसका तो छुट्टी कराओ या 5 में से 1 दिन कर दो या गायब कर दो या अपनी मर्जी के कानून साजी कर दें, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि ये बदनीति पर मबनी कानून साजी है। और इतना सुप्रीम मत बनाओ जमहूरियत पार्लियामेंट को और इन सारों को, खुदा के लिए इस पे बहस करो। इसको छुई मुई क्यों डाल जाते हैं? कोई छुई मुई नहीं बना रहा, बिल्कुल बहस करें, लेकिन एक चीज चाहिए, ये हमारी बहस हो रही है भट्टी साहब। लेकिन एक मिनट ना, आप जिस कानून साजी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उसी कानून साजी से मुतल्लिक हमने बड़ी दफा पहले भी बहस कर चुके हैं। रीमा जी लीना, हम हर शो में ऑलमोस्ट ये बात करते हैं इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का रोल, पार्लियामेंट की, लेकिन मैं थोड़ी सी इस वक्त रेट्रिक से हटके स्पेसिफिक इशू पे बात करना चाहती हूँ कि एक मिथ बन चुकी है कि ये जो कानून बनाया गया ये नवाज शरीफ साहब के लिए बनाया गया। आप मुझे प्लीज बताएं इसमें कौन सी प्रोविजन है जो नवाज शरीफ साहब के लिए बनाई गई है? अगर किसी शख्स को अपील से मुतल्लिक कह रहे हैं,
अलीना 184(3) सुप्रीम कोर्ट को एक ट्रायल कोर्ट बना देता है कि वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है, वो एक पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। क्या ये एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है? बेसिक प्रिंसिपल आपको हर जगह, हर मुल्क, हर जुरिस्डिक्शन में मिलेगा कि एक राइट टू अपील तो होनी चाहिए। अगर इतने हम कॉन्फिडेंट हैं कि नवाज शरीफ साहब को सही डिस्क्वालीफाई किया गया, तो अपील में भी एक लार्जर बेंच वही फैसला करेगा। हम हमारी अदलिया के साथ है ना, इरशाद भट्टी साहब तो शुरुआत ही अपनी दलील की इसी बात से करते हैं कि जो अदलिया कहे उनके सर आंखों पर, तो वो अदलिया के फैसले को मानेंगे ना। GHQ में जाके तो नहीं फैसला होगा इस अपील का, सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। तो अगर वो फैसला दुरुस्त था तो अपील में वो फैसला अपहोल्ड होगा। इससे घबरा क्यों रहे हैं हम? और ये बेनिफिट किसी को कैसे कर रहा है कि अगर एक कोर्ट ने फर्स्ट इंस्टेंस में ट्रायल के बगैर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया तो उनके पास एक अपील का हक हो। क्योंकि अलीना, ये सिर्फ नवाज शरीफ का मामला नहीं है, इकोनॉमिक मैटर्स जो हमने रिको डिक्का सब बात करते हैं कि उसने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया। डैम फंड जैसे हमने देखे हैं, यहाँ पे आइन की री इंटरप्रिटेशन, क्या री राइटिंग देखी है, क्या उसमें नहीं ये हमारी राइट एज सिटीजन्स कि हमारे हुकूक का पे 184(3) है, उस पर अगर गलत फैसला आए तो उस पर एक अपील का हक हो। इस पे जो लोग खौफजदा होते हैं उनको लगता है शायद कि जो ओरिजिनल फैसला था वो गलत था। तो लीना, हमें जो करेक्ट करने की ज़रूरत है वो खौफ है, क्योंकि लोगों के पास तो ये हक होना चाहिए कि उनके पास एक अपील का मौका हो। और अलीना, कुछ हमने भट्टी साहब ने कहा एक बैठती है, एक एडिटोरियल बोर्ड वो फैसला करती है। हमारे यहाँ आइन है ना, एडिटोरियल बोर्ड, आइन ने कह दिया कानून साजी पार्लियामेंट कर सकती है। टूट चुका है, ये कहीं नहीं लिखा पार्लियामेंट नहीं तोड़ा है, अगर ना मुकम्मल हो या भट्टी साहब के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो तो वो कानून साजी नहीं कर सकती। आइन में तो ये नहीं लिखा, आइन में साफ साफ लिखा है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती। तो वो अब अनफॉर्चुनेटली जब तक हमारे मुल्क में बड़े मुख्तसर से जवाब का मौका देते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आइन में हम लोग नियतों की बेसिस पे नहीं कानून साजी को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते, ना ही इस बेसिस पे केस कर सकते हैं कि पार्लियामेंट आधी अधूरी थी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारा आइन ये नहीं कहता, और वो तो सब मानते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल पाकिस्तान में वही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताया, आपने अभी गाइडिंग प्रिंसिपल की बात की, इससे पहले मैं भट्टी साहब से करूँ, आइन की फिर बहुत सी चीज़ों के ऊपर आइदर आइन मुबहिम है या खामोश है, तो वो लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हमने देखा भी, या फिर अदालत लेके जाते हैं और अदालत फिर रहनुमाई करती है इस सिलसिले में, और फिर उस रहनुमाई जो की जाती है या तशरीह जो की जाती है उसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं। इस सिलसिले में फिर क्या किया जाए? इस सिलसिले में वही किया जाए लीना कि अगर अदालत गलत फैसला करती है तो हमें इंतजार ना करना पड़े 10-20 साल के मुल्क जो है वो टूट जाएगा और उसके बाद फिर हम एक ऐसा फैसला आएगा कि अदालत ही अपने गलत फैसले को रिव्यू करेगी। उसी वक्त आप दे दें एक मौका, एक मौका 184(3) तो ये मामला भी अपील से हल हो सकता है। चले ठीक है, एक मिनट भट्टी साहब, बड़ा मुख्तसर रखिएगा अपना। मैडम शेख, अब बिल्कुल मुख्तसर सा, मैं मुबारकबाद देता हूं। अब हम अपील को नवाज शरीफ से आगे भी ले गए ना आगे लेके जा रहा हूँ मैं, तो आगे तैयारियों में पड़ा हुआ हूँ, पर मुझे अपील कहाँ याद है। तो मैं मैडम शेख मुबारकबाद देता हूँ रीमा साहबा को कि उन्होंने कहा कि इसकी एक आइन है जो है हमारी एडिटोरियल कमेटी, ये चेक मुबारक हो आपको, वो तोड़ दिया है इन्होंने, पार्लियामेंटेरियंस ने। जिस दिन ये खड़े हो गए जमहूरियत के साथ, उस दिन जमहूरियत भी आ जाएगी और उस दिन आइन का भी तकद्दुस होगा। ये आइन जमहूरियत चंद जात शरीफों में सिमटा दिया, मेरे लिए ये बांझ है सारे कुछ। आइन में मेरे हकूक भी थे ना। मुशर्रफ साहब का दौर देखें और अपने कायदीन का दौर देखें तो आपको वो भी आमर है, ये भी आमर है, वो फौजी हैं, ये सिविलियन है, फर्क इतना है। उन्होंने भी आइन तोड़ा है, ये भी इलेक्शन से भागे हैं, इन्होंने भी पार्लियामेंट का तमाशा बनाया, सुप्रीम कोर्ट का तमाशा बनाया, वो भी यही करते थे। ये हमारी डिबेट बहुत ही कहीं और जा रही है। अगर आप कानून स्पेसिफिक कोई बात करना चाहते हैं भट्टी साहब तो प्लीज अपना पॉइंट कर लीजिएगा, वरना इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने भट्टी साहब से पूछना था, ये बार बार कह रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से जो 90 दिन वाला था
ये पार्लियामेंट ने आइन तोड़ा है इस हवाले से। वो आइन का जो आर्टिकल है 224 है गालबन, उसमें 90 डेज़ का जहाँ पे इलेक्शंस के हवाले से है, जनरल इलेक्शन का, उसी में ही उसी आर्टिकल में 60 डेज़ में बाई इलेक्शंस का भी था। तो वो के जितने भी हलके खाली होंगे उनके तमाम हलकों के ऊपर बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अगर उसका आप देखें तो पेशावर हाई कोर्ट ने ही उसी जो बाई इलेक्शंस थे उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जो था वो दे दिया था। तो ये क्वेश्चन नहीं मेरा ख्याल कि ये आइन 90 दिन वाला जो है वो एक सेलेक्टिव आप एक उठा लें किसी भी प्रोविज़न को, आइन को, और उसी की ही दूसरी कोई रेलेवेंट जो हो उसको आप इग्नोर कर दें। तो ये अगर आप इकट्ठे सब मिला के वो देखेंगे तो तब होगा। ये भट्टी साहब को मेरा नहीं ख्याल कि क्या क्या होता है तो फिर ये नहीं टिकती। ठीक है, हम इस डिबेट को यहीं क्लोज करेंगे क्योंकि बहुत डाइग्रेस कर गया है। बट हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में एजाज सैयद साहब, रीमा उमर साहिबा और फ़खर दुरानी साहब की राय एक तरफ और भट्टी साहब एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिए हुए हैं। आपने जाना, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।